अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका सियासत टीवी के शो आमने सामने में। आज हमारे प्रोग्राम में एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान मिस्टर शुजा फरहत मौजूद हैं, जो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस हैं। इनका ताल्लुक़ हैदराबाद के एक बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल से है। मिस्टर शुजा, आपका खैर मकदम है हमारे सियासत टीवी के शो आमने सामने में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं सियासत टीवी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि सियासत टीवी ने मुझे यहाँ बुलाया अपनी बात कहने के लिए। और मेरी बात मैं यहाँ से जो भी कहूँगा वो आम लोगों तक जाने के लिए। सियासत टीवी में कहूँगा आम जनता की आवाज़ है, आम लोगों की आवाज़ है। और मैं बहुत शौक़ से देखता हूँ, मेरे पूरी फैमिली हम लोग बहुत शौक़ से देखते हैं सियासत टीवी। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो छोटे जितने भी इश्यूज़ हैं हैदराबाद के या इंडिया में, वो सब आप लोग आगे ला रहे हैं ये इश्यूज़ को और डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉपर चीज़ें लोगों को बता रहे हैं। और सही न्यूज़ जो कहते हैं ना, हम आजकल न्यूज़ भी वैसे होती है, कुछ सही न्यूज़ होती है, कुछ गलत न्यूज़ होती है। तो सियासत टीवी सही न्यूज़ सही लोगों तक पहुंचा रहा है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर शुजा, सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे और आपकी तालीम के बारे में जानना चाहेंगे, और इसके साथ साथ हम आपके वालिदैन के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, फ़िलहाल तो हम तो लखनऊ के हैं, लखनऊ में ही पैदा हुए और वहीं से हमने पढ़ाई भी करी अपनी। फिर अपनी ग्रेजुएशन हमने साइंस साइड से AMU से करी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। फिर MBA हमने दिल्ली से किया और पिछले 9 सालों से मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशंस में, हॉस्पिटल में फार्मेसी के उसमें जुड़ा हुआ हूँ। जी, आप अपने करियर ग्रुप के बारे में कुछ बताएंगे? जी, करियर जी मैं 2011 में हॉस्पिटल MBA करने के बाद हॉस्पिटल में शुरुआत करी थी जॉब में, ऑपरेशंस में, मार्केटिंग में और फार्मेसी के उसमें स्ट्रीम्स में। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में जॉब करने के बाद मैं 2015 में हैदराबाद में आया। फिर हैदराबाद में आके मैंने कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में शुरुआत करके अभी फ़िलहाल एक काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एज अ फार्मेसी मैनेजर काम कर रहा हूँ मैं। जी, अच्छा मिस्टर शुजा, आप जो है ये जो कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये वायरस किस तरह का और कितना ख़तरनाक है ये? जी हम लोगों के लिए। जी, कोरोना वायरस देखिए बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और ये असल चीज़ है। बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि ये असल चीज़ नहीं है और कुछ भी कोरोना नहीं, वो गलत चीज़ है। कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। कोरोना वायरस जो है वो एक वायरस फैमिली से है, जो कि बीटा वायरस करके एक फैमिली है। बीटा कोरोना वायरस उनकी फैमिली से है। और कोरोना वायरस कोई नई बीमारी नहीं है। ये जो ये 2019 में जो पिछले साल जो ये बीमारी हुई है, इसको हम लोग कोविड-19 बोलते हैं। कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज़ 19 बोले 2019 का जो वक्त है वो हिसाब से बोलते हैं। कोरोना वायरस पहले भी 3 बार आ चुकी है। सन 2002 में ये SARS-CoV करके आई थी, जो कि कोरिया में हुई थी। उसके बाद सन 2012 में ये सऊदी अरेबिया में आई थी, जिसको हम लोग MERS MERS-CoV बोलते हैं। फिर 2019 में ये SARS-CoV-2 के नाम से हम लोगों ने उसको रखा है। तो ये जिन लोगों की बीमारी होती है हम लोग उसको कोविड-19 बोलते हैं। जी, तो ये वायरस जो है इसके बारे में आप ये बताएंगे कि ये कितने टाइम तक ज़िंदा रहता है? जी, देखिए वायरस डिपेंड करता है कहाँ पे है वायरस फैला हुआ। अगर हवा में है तो ये लगा लीजिए कि हवा में है तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ही सबसे ज़्यादा इसके तरीके से फैल सकता है ये। तो हवा में है तो 6 से 24 घंटे के में ये ज़िंदा रहता है हवा में अगर है तो। अगर किसी रूम में या किसी कमरे में कोई अगर आदमी है जिसको कोरोना है तो उसमें हवा में ये 6 से 24 घंटे तक रहता है। अगर ये ज़मीन पे गिर जाए तो 24 घंटे से लेके 48 आवर्स तक, 48 घंटे तक ये ज़मीन पे ज़िंदा रह सकता है। और वहीं अगर हम करें मेटल सर्फेसेस की बात कि जो मेटल सर्फेसेस हैं तो जैसे दरवाजे के हाथ पकड़ने के हो गए, डोर नॉब्स हो गए, स्टील है जी, स्टील हो गया, और जो बर्तन हो गए स्टील के बर्तन, उसमें ये 5 से 7 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। जी, आप ये कोविड-19 जो वैक्सीनेशन आई है उसके प्रोसेस के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, देखिए कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है फ़िलहाल सरकार ने लॉन्च कर दी है और हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं सरकार का और बहुत से डॉक्टर्स का और फार्मासिस्ट का और साइंटिस्ट का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दांव पे लगा के इस वैक्सीन की ईजाद करी है कि जिससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये मेजरली ये 2 वैक्सीन्स हैं। एक कोविशील्ड है, इंडिया में बात बता रहा हूँ मैं, दुनिया में तो बहुत सी कंपनियां इस रेस में लगी हुई हैं वैक्सीन बनाने के लिए, बट इंडिया में 2 बड़े वैक्सीन कंपनी मेकर्स हैं। एक तो भारत बायोटेक है जो हैदराबाद की ही कंपनी है, उनकी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी US की और एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी है, मेडिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनकी वैक्सीन है कोविशील्ड। तो ये 2 वैक्सीन फ़िलहाल हमारी गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इनको इंडिया में लोगों को देने के लिए मंगवाया गया है।
तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ बताऊं आपको, तो करीब करीब 1,10,00,000 डोसेस सरकार ने मंगवाई हैं जो पहले फेज़ में दी जाएंगी। तो उसमें 50 लाख कोविशील्ड है और 60 लाख का कोवैक्सीन है। तो ये 2 वैक्सीन ही अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग को दी जाएंगी, और ये वैक्सीन 2 फेज़ में दी जाएगी। अगर आपको एक बार आज अगर वैक्सीन लगा ली है तो उसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। ये बीमारी जिस तरह से ये फैल रही है, इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, वो तो एक बहुत ही इस बीमारी के लिए एक बहुत अच्छी कहावत है, जो हम कई डॉक्टर लोग हम लोग भी ये बात करते हैं कि मास्क है ज़रूरी और 2 गज की दूरी। तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा दूरी बनाए रखना ही बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। दूसरी चीज़ है, देखिए, नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग आजकल के जो हम लोगों की लाइफस्टाइल है, स्पेशली हम यंगस्टर्स की जो लाइफस्टाइल है, जो हम लोग खाना पीना फास्ट फूड वगैरह करते हैं, उसमें हम लोग की इम्यूनिटी बहुत ख़राब हो जाती है। तो नेचुरल इम्यूनिटी को बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है आजकल। और डॉक्टर्स ने भी ये बात बोली है, कई साइंटिस्ट ने भी बात बोली है कि ये जो कोरोना वायरस जब भी किसी को भी होता है, खुदा ना खास्ता किसी को भी हो, तो उस दौरान जो उसकी बॉडी होती है, जो उसकी नेचुरल इम्यूनिटी होती है, वही उससे लड़ती है। जो एंटीबायोटिक्स हो गए वो उसको काम नहीं करते, क्योंकि ये वायरस है, एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करेगा। और कुछ एंटीवायरल दिए जाते हैं जो कि बॉडी को सपोर्ट करते हैं इससे लड़ने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी जो बॉडी लड़ती है वो हमारी इम्यूनिटी की वजह से ही लड़ती है। तो इससे बचने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं यही कहूँगा, 3 चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। एक तो मास्क पहनना चाहिए हर किसी को, मास्क बहुत ज़रूरी है। अगर स्पेशली आप किसी पब्लिक गैदरिंग में या फिर भीड़ भाड़ की जगह में जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लेके रखिए, हाथ धोते रहिए। और तीसरी चीज़, अच्छा खाना खाइए, टाइम पे खाइए, वो बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियां खाइए और टाइम पे खाना खाए तो थोड़ा बॉडी की इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहती है। जैसे आपने बताया कि जो है मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज़र ज़रूरी है, लेकिन देखा जाता है कि मार्केट में नए नए तरह से के जो है मास्क आए हैं और सैनिटाइज़र आए हैं, तो क्या वो हमारे लिए सेफ़ हैं? देखिए, मास्क अगर आप सिर्फ 2 लेयर के, मतलब कि 2 कपड़ों की तह भी अगर नाक पे लगा ले तो वो भी अच्छा काम करेगा। मास्क जिसको बोलते हैं सर्जिकल मास्क, एक 3 प्लाई मास्क आता है, वो भी बहुत ही अच्छा मास्क है। नॉर्मल कपड़े का मास्क भी सही है, लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, हम लोगों के लिए वो मास्क सही नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं कोरोना वायरस पेशेंट के लिए। तो सबसे बेहतर मास्क तो मैं कहूँगा अभी फ़िलहाल N95 मास्क ही है। बाकी अगर आप बाहर निकल रहे हैं, घर से छोटी गैदरिंग में जा रहे हैं, तो कपड़े का मास्क भी चल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, ये सैनिटाइज़र के लिए, तो सैनिटाइज़र बहुत सी कंपनियां बना रही हैं, सैनिटाइज़र कई तरीके के आ रहे हैं, बट सैनिटाइज़र को सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये देखिए आप कि उसमें कम से कम 60% से ऊपर अल्कोहल हो, तो ही वो वायरस को मार पाएगा। अगर उससे कम है, अल्कोहल कंटेंट कम है सैनिटाइज़र का, तो वो सैनिटाइज़र कोई फ़ायदा नहीं, खाली खुशबू के लिए आप हाथ तो लगा सकते हैं। जी, ये बीमारी किन किन लोगों में फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है? जी देखिए, ये कोरोना वायरस जो है ये ज़्यादा सब में आ सकता है। इसमें ये कुछ भी नहीं बोल सकते कि कोई बहुत ही जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या फिर कोई बहुत ही हट्टा कट्टा है या फिर जवान है उसको नहीं आएगा, ऐसा नहीं, सबको आ सकता है। लेकिन ये है कि इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। जो मैं बात कर रहा था इससे पहले आपसे SARS-CoV-2 की और MERS-CoV की, जो ये 2012 और 2002 में आए थे, ये जो इसी के स्ट्रेन कोरोना वायरस के पुराने स्ट्रेन, तो उसमें जो मॉर्टेलिटी रेट था वो करीब 37% के आसपास था। तो मतलब कि 100 में से करीब 37 लोगों की उसमें मौत हो जाती थी। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है इसमें खाली 2.1% का फर्टिलिटी रेट है, मतलब मॉर्टेलिटी रेट है। इसमें ज़्यादा लोगों को मौत नहीं आती, मतलब बच सकते हैं लोग, बचाए टाइम पे दवा मिल गई और टाइम पे केयर मिल गया उनको तो। लेकिन हाँ, जो लोगों की उम्र 60 से ऊपर है, जो लोग 60+ हैं, और जो लोगों को कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी बोले तो जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है या फिर शुगर है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जी इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो लोगों के लिए ज़्यादा खतरा बन सकता है। जो लोग यंग हैं उन लोगों का कोरोना आया तो उन लोगों को ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं आता है। ये वायरस दूसरे देशों में तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो जो दूसरे देशों से जो उड़ानों को रद्द किया गया, क्या वो सही है, वो फैसला सरकार का? मैं तो सरकार का फैसला बिल्कुल सही कहता हूँ। देखिए, बाहर का जो वायरस है, इंडिया में वायरस आया भी बाहर से। जी। इंडिया में तो वायरस हम लोग का, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था कोरोना। बाहर ये अमेरिका से और UK से जो फ्लाइट्स आए, जो इंडियंस वापस आ रहे थे, उन लोगों के थ्रू ही ये वायरस आया है। तो ये तो सरकार का फैसला बिल्कुल सही है कि फ़्लाइट्स को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन इसमें सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जिनकी नौकरियां बाहर हैं,
जिनकी इंडिया में जॉब नहीं है, जो लोग बाहर जॉब करते हैं, उनको इस बात की तकलीफ ना हो, उनका खासा ख्याल रखा जाए कि उनका भी घर चलता रहे। कि अगर आप किसी की फ़्लाइट रद्द कर दें, उसको 6 महीने तक इंडिया में रखें, उसकी जॉब कतर या सऊदी में है, वो ना जॉब पे जा पाए तो फिर दिक्कत है उसके लिए, उसका घर कैसे चलेगा। तो सरकार को कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना लेके उन लोगों का खास ध्यान रखना चाहिए जो लोग बाहर जॉब करते हैं। जी, तो ये जो लॉकडाउन लगाया गया था ये मार्च से और अभी तक चल ही रहा है, तो क्या वो फैसला सरकार का सही है? देखिए, लॉकडाउन का फैसला सरकार का सही था, लेकिन उसको हड़बड़ी में लगाया गया, मैं ये कहूँगा। देखिए, सरकार ने जो लॉकडाउन का फैसला किया, लॉकडाउन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अमेरिका से, चाइना से स्टार्ट हुआ था। चाइना में लॉकडाउन हुआ, फिर अमेरिका में हुआ, तो वहीं सब देख के हमारी सरकार ने भी फैसला किया कि लॉकडाउन अगर हम लोग कर देंगे तो वायरस कम फैलेगा। लेकिन लॉकडाउन के लिए प्लानिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, अच्छे से प्लान नहीं कर पाए, क्योंकि लॉकडाउन ऐसे नहीं होता कि आपने कल बोल दिया कल से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा घर के। अब जिनके घर में खाना नहीं है या जो लो लेवल के लेबर लोग हैं, जो लोग डेली दहाड़ी पे काम करते हैं, उन लोगों का कैसे घर चलेगा। तो वो प्लानिंग में प्रॉब्लम थी। सरकार की नीयत ठीक थी, लेकिन प्लानिंग मैं कहूँगा कि सही लेकिन नहीं थी। ये सर, ये वायरस तो लॉकडाउन के बाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है जी, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, लॉकडाउन में अब लोगों ने क्या बना लिया, सरकार ने बोला था कि लॉकडाउन की का मतलब ये है कि आप अपने घर में रहिए, घर में लोगों के साथ रहिए। लेकिन कुछ लोगों ने, या मैं कहूँगा कुछ लोगों ने क्या सोचा है कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि आप घर में रहिए लेकिन अगल बगल के लोगों से मिल सकते हैं। तो वो कुछ लोगों की वजह से जो है ये वायरस कंटेन नहीं हो पाया। जो लोग घर में रहे लेकिन थोड़ा बहुत बाहर निकल के दोस्ती यारी में या फिर अपने रिश्तेदारों में जाके मिल लिए, तो उन लोगों के थ्रू ये थोड़ा सा कंटेमिनेशन नहीं, कंटेन नहीं हो पाया और ये वायरस फैल गया। क्या आपको लगता है कि इस वबा में जो है तालीमी इदारों को खोलना चाहिए? देखिए, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये वक्त में खुलने का मेरा ओपिनियन ये है कि सही नहीं है। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, अगर बच्चों में देखा जाए तो 9 साल की उम्र से जो बड़े बच्चे हैं और 18 साल तक जो हैं, उन लोगों में कोरोना वायरस एज अ साइलेंट स्प्रेडर रहता है। उन लोग को कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। हो सकता है किसी को थोड़ी बहुत खांसी आ जाए या 2 वक्त बुखार आ जाए, लेकिन उनकी बॉडी में कोरोना रहेगा। तो उनके थ्रू ये कोरोना बाकी जो अडल्ट लोग हैं उन लोगों को फैल सकता है। तो ये हम नहीं बता सकते हम लोग कि ये बच्चों में कैसे रहेगा। तो इसलिए अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का खुलना मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से सही नहीं है। फिलहाल तो बच्चे घर पे ही रहें थोड़ा सा। जैसा कि हमने देखा था उड़ीसा में या उड़ीसा बिहार में बच्चे संक्रमित पाए गए थे, उनसे जो है जो उन टीचर थे वो भी संक्रमित पाए गए थे। जी। तो ये फैसला दिल्ली में क्या है जी, ये दिल्ली में भी हुआ था ये केस, दिल्ली में भी हुआ था। मेरा मानना ये है कि अगर एजुकेशन, वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर खुलना भी है ये स्कूल और कॉलेजेस, तो मैं ये कहूँगा कि आप रोल नंबर के हिसाब से ऑर्डर इवन रूल ले आइए कि अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो हफ्ते में 3 दिन 20 बच्चे आएंगे, हफ्ते में 3 दिन 20 बच्चे आएंगे, ताकि डिस्टेंस मेंटेन रह के अपना पढ़ाई भी हो जाएगी और जो इनसे कोरोना से बचने का जो है वो भी एहतियात हो जाएगा। जी। तो अगर ये तालीमी इदारे खुले तो इसमें जो है सरकार को किस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए? देखिए, सरकार को जो हम लोग बोलते हैं एक चीज़ होती है SOP, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। तो सरकार को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाने पड़ेंगे जो हर स्कूल के लिए सेम होगा। ऐसा नहीं कि बड़ा स्कूल हो या छोटा स्कूल हो या मदरसा हो या कॉन्वेंट हो या मीडियम या इंग्लिश मीडियम हो तो अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है। हर स्कूल के लिए एक ही हम लोग को बनाना पड़ेगा SOPs। वो SOP के हिसाब में क्या रहेगा कि जैसे मैंने बताया आपको ये ऑड और इवन का रूल, कि अगर आज क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो आज 20 आ जाए, 20 अगले दिन आ जाए, ऐसे ऑल्टरनेट डेज में। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो है सरकार को बनाने पड़ेंगे, प्लस बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, मतलब कि देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, और एक हफ्ते में या फिर हर महीने उनका प्रॉपर टेस्ट भी कराना पड़ेगा बच्चों का, चाहे वो कोरोना वायरस का हो गया या इम्यूनिटी टेस्ट हो गया, बच्चों के कराना पड़ेगा, ताकि उन बच्चों से उनके माँ बाप में घर में ना फैले। जी सर, ये जो वैक्सीन देने का जो प्रोसेस आज से शुरू हुआ है जी, तो उसमें सबसे पहले सरकार ने कहा है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को और जो स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं, पुलिस है और जो एजेड लोग हैं उनको दी जाएगी। जी। तो अभी जो इसमें जो सरकार ने जो वैक्सीनेशन आने के बाद जो SOP बनाए हैं, जो उनको मैं अभी जिक्र कर रहा था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, उसके हिसाब से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं,
हेल्थ केयर वर्कर्स में भी 2 डिवीजन है, जो होते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो होते हैं बैक एंड सपोर्ट्स। तो जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जिसमें स्पेशली डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, उनको सबसे पहले फेज़ में दिया जाएगा, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि उनको बेचारे वो अपनी जान पे खेल के लोगों को बचा रहे हैं। जी जी। उसके बाद फिर बैक एंड सपोर्ट जो हॉस्पिटल में और काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि हाउस कीपिंग का हो गया, या फिर जो वहाँ पे पेशेंट रिलेशन में लोग हो गए, फार्मेसी के लोग हो गए, बाद में सेकेंड फेज़ में उन लोगों को दिया जाएगा। फिर थर्ड फेज़ में आते हैं जो आपके फ्रंट में जो पुलिस वाले लोग हो गए, पुलिस पर्सनल्स हो गए आपके, या जो एजुकेशन में हो गए, टीचर्स हो गए जी, उन लोगों को भी है प्लान। लेकिन फ़िलहाल जो अभी गवर्नमेंट ने कुछ भी क्लैरिटी इस पर नहीं दी है सरकार ने। जो पहला फेज़ होगा अभी फ़िलहाल हेल्थ केयर वर्कर्स को ही दिया गया है, स्पेशली पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर रहे हैं। अभी उन लोगों के लिए ही है ये पहला फेज़ जो है वैक्सीन का। मेरे ख्याल से दूसरा फेज़ में प्राइवेट, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो बैक सपोर्ट वर्कर्स हैं, और जो फार्मेसी के लोग हैं, उन लोगों को सेकेंड फेज़ में दिया जाएगा जी। और इसमें ये वैक्सीनेशन का ये है कि अभी ये वैक्सीन जो ये फर्स्ट डोज दिया जाएगा, उसके 28 दिन के बाद सेकेंड डोज दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सेंटर्स खोले हैं हर कई जगह, करीब करीब 1000 सेंटर दिल्ली में है। हैदराबाद का अभी तक कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, तो मैं नहीं बता सकता आपको जी। उन सेंटर्स के थ्रू ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, और हर सेंटर पे जिनको वैक्सीनेशन दिया गया, जो भी रेसिपिएंट है जिन्होंने लिया है वैक्सीनेशन, उन लोगों को प्रॉपर ट्रैक किया जाएगा कि जिनको नेक्स्ट जो 28 डेज़ के बाद जो सेकेंड डोज है वो भी उनको प्रॉपर्ली दिया जा सके, और ये वैक्सीन इधर उधर ना हो, क्योंकि अब किसी के नाम पे आए कोई और लेगा, तो वो चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने ये प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। तो अभी आज पहला दिन है, तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ पे क्लैरिटी आएगी हम लोगों को भी कि कैसे रहेगा इसका। मिस्टर शुजा, जो नया स्ट्रेन आया है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, ये नया स्ट्रेन जो है, अभी तक कोरोना वायरस के जो साइंटिस्टों ने, जो वायरोलॉजिस्ट, जो लोग रिसर्च करते हैं ये फार्मा कंपनीज़ में, उन लोगों ने 6 स्ट्रेन के अभी तक फ़िलहाल डिस्कवर किए थे। अभी ये 7वां स्ट्रेन जो ब्रिटेन में चल रहा है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो नया स्ट्रेन आया है, वो स्ट्रेन कोरोना वायरस का ही एक फैमिली का है। वो स्ट्रेन का सबसे बड़ी बात कि उसमें फर्टिलिटी रेट, तो मतलब मोर्टेलिटी रेट कम ही है, लेकिन ये वायरस फैलता बहुत तेज़ है। जो हम लोग जो हमारा पास पुराना कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन था, जो हम लोग बोल रहे थे कि ये वायरस 6 घंटे में या 8 घंटे में अगर हवा में रहे तो मतलब उसको टाइम लगता है वहाँ से किसी को भी ट्रांसमिशन होने में, तो ये जो वायरस है इसका ये टाइम ऑलमोस्ट आधा है, और ये एक टाइम में काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये जो नया स्ट्रेन है, अभी इस पर ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुए हैं, अभी तो साइंटिस्टों ने इस स्ट्रेन को पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अभी वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए ये है कि जो मैं कह सकता हूँ कि जो यूके का जो स्ट्रेन है वो काफ़ी ख़तरनाक स्ट्रेन है, और बहुत ही जल्दी वायरस इससे फैल सकता है। इसलिए बहुत सी जो कंट्रियां हैं, जैसे अमेरिका हो गई और यूरोप कंट्रीज मैक्सिमम, और चाइना भी, उन लोगों ने यूके से लोग आ रहे थे, उन लोगों की फ़्लाइटें बंद कर दी हैं, उन लोगों को अभी एंट्री नहीं दी है। उनके लिए बेसिक क्वारंटीन जो 15 दिन का है वो उनको दिया गया है, और फिर प्रॉपर टेस्ट करने के बाद ही उनको किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह में उनको एंट्री दी जा रही है, चाहे वो उसी कंट्री का बाशिंदा हो बाहर, लेकिन फिर भी उनको ये एहतियात रखना ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए। आज एक खबर आई है सर कि ये जो स्ट्रेन है, जो नया स्ट्रेन आया है, वो युवाओं में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, और युवाओं को इससे बहुत ज़्यादा खतरा है, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? जी देखिए, ये कोरोना वायरस जो है, ये एक तरीके का आरएनए है, जो प्रोटीन इसमें जो होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड करके जो होता है, ये काइंड ऑफ डीएनए है। मैं अगर नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊँ तो ये एक डीएनए का ही काइंड है। तो ये जब बॉडी में, हमारी किसी भी बॉडी में जब किसी को इन्फेक्ट करता है, तो ये इन्फेक्ट करने के बाद उसको बहुत ही तेज़ मल्टीप्लाई करता है, बॉडी के अंदर ही बहुत तेज़ मल्टीप्लाई करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो यूथ है, यूथ का क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, जो भी यंग लोग हैं उन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो कई बार ऐसा होता है, एक मेडिकल में एक टर्म यूज़ होता है साइटोकाइनेटिक स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, कि आप किसी को भी ये अगर कोरोना वायरस इन्फेक्ट किया है तो उनकी बॉडी क्या समझती है कि जिस भी पार्ट में इन्फेक्शन है तो वो पूरे पार्ट को बॉडी लड़ती है उससे, जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी वो पूरी इम्यूनिटी जो है उस पार्ट को लड़ती है, तो जिससे कि पूरी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं बॉडी में, और मतलब ये समझ लीजिए कि अपना जो हमारा जो जिस्म है वो अपने ही जिस्म को खाने लगता है अंदर से जी। तो जिसको मेडिकल में साइटोकाइनेटिक स्टॉर्म होते हैं, और इसमें भी कुछ दवाएं दी जाती हैं, जिसमें कि डॉक्टर से ये दवा, जब पेशेंट एडमिट होता है, पेशेंट की एज देख के उनको कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट इनको बोलते हैं हम लोग, कि इम्यूनिटी को कम करने के लिए, ताकि बॉडी धीरे धीरे अपने आप ही नेचुरली समझ जाए कि ये बॉडी का पार्ट जहाँ पे
कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया है वो हमारा ही पार्ट है और वायरस अलग है और बॉडी का पार्ट अलग है। तो ये भी आजकल इसमें दवाइयाँ दी जा रही हैं। और स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि ये चीज़ समझने में डॉक्टर्स को मेडिकल पूरी फैटर्निटी को बहुत टाइम लग गया। इसमें काफ़ी यंग लोग को भी मौतें हुई हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल एक 4-5 महीने से ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर यंग जिनकी एज 40 से कम और 18 से ज़्यादा है, 18 से 40 के बीच में जो भी पेशेंट आए, सबसे पहले उनको इम्यूनिटी सप्रेशन दिया जाता है और चेक किया जाता है कि उनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है और उस हिसाब से उनको दवा आगे की दी जाती है। तो ये जो वैक्सीन है जो तो वो क्या प्रेग्नेंट औरतों के लिए सही है? जी, ये अभी जो फ़िलहाल वैक्सीन है, देखिए दोनों भी वैक्सीन जो अभी मैं जिक्र कर रहा था, जो इंडिया में भारत सरकार ने वैक्सीनें जो ली हैं हम लोगों को देने के लिए, जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन जो हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी की है, और कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाई गई वैक्सीन है, वो दोनों वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है, एफिकेसी जो है वो 70% ही है अभी। लेकिन वही है कि 30%, 100% हम लोग नहीं बोल सकते कि वैक्सीन सक्सेसफुल रहेगी। 70% जो अभी तक रिपोर्ट आई है, कल तक जो मैं कहूँगा रिपोर्ट आई है, जो रिसर्च की गई, वो यही कहा गया है कि 70% एफिशिएंसी है। तो अब प्रेग्नेंट लेडीज़ में को इस ग्रुप में नहीं रखा गया है, जिनको वैक्सीन दिया जाएगा प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये ग्रुप में नहीं रखा गया है। और अबव 80 ईयर्स लोगों को भी अभी फ़िलहाल नहीं रखा गया, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है जी। तो और ये जो वैक्सीन है इसमें क्योंकि दोनों तरीके की वैक्सीन होगी, चाहे वो कोवैक्सीन हो गई या कोविशील्ड हो गई, दोनों वैक्सीनों का तरीका बनाने का और देने का अलग अलग है। तो एक वैक्सीन में क्या होता है कि थोड़ा कमज़ोर टाइप का कोरोना वायरस दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी उस वायरस को पढ़ सके, और जब असल में कोरोना वायरस बॉडी में आए तो बॉडी में लड़ने की ताकत हो। दूसरा जो है वो कोरोना वायरस ही होता है, दूसरी वैक्सीन में कोरोना वायरस ही होता है, उसको बहुत ही कम पावर में दिया जाता है। दोनों अलग अलग वैक्सीन, दोनों काम अलग अलग है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मेडिकल फैटर्निटी कहना है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसमें नहीं रखा गया और 80 ईयर्स के ऊपर लोगों को नहीं रखा गया है। और हाँ जी, और इसमें वो लोग भी क्योंकि वैक्सीन में कुछ जिसको मैं कहूँगा रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो वैक्सीन को बचाने के लिए, कोल्ड टेम्परेचर में रखने के लिए जो चीज़ें केमिकल्स यूज़ होते हैं इसमें, तो ये उन लोगों को भी किसी को भी एलर्जिक हो सकता है। तो अगर किसी को बीपी की शिकायत है या किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो पहले वैक्सीन लेने से पहले वो अपने डॉक्टर्स को बता ले, समझा ले कि ऐसा है, तो उसके बाद ही उनको वैक्सीन का कैसे दिया जाएगा वैक्सीन वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, और जो वैक्सीन देने की गवर्नमेंट है, वो सरकार है, वो डिसाइड करेगी। तो ऐसे ही हम जाके नहीं ले सकते हैं, थोड़ा प्रिकॉशन हमको लेना पड़ेगा। जो आजकल वैक्सीन के बारे में जो अफवाह फैली हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वैक्सीन के बारे में और कोरोना वायरस के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी अफवाहें फैलाई हैं। सबके पास आजकल व्हाट्सएप है, स्मार्टफोन है, फिर लॉकडाउन में लोगों के पास टाइम भी बहुत था, तो जिसके जो समझ में आया उसने वो फॉरवर्ड कर दिया, लोगों ने पढ़ा। और बहुत से लोग जिनको नहीं इतना समझ होती है साइंस की और मेडिसिन की, मेडिकल लाइन की, तो वो लोग उसको सच भी मान लेते हैं। बहुत सी अफवाहें चली थी कि कोरोना वायरस जो है वो सरकार की तरफ से झूठ है, लॉकडाउन एक सरकार की तरफ से कोई एक प्लानिंग है कि कुछ तो चल रहा है अंदर जो सरकार हमसे छुपा रही है। फिर कोरोना वायरस को लेकर लोग ये भी बोल रहे थे कि ये चाइना ने ज़बरदस्ती उसको फैलाया है पूरी दुनिया में, और बहुत सी अफवाहें थी ऐसी। तो वो सब अफवाहें देखिए गलत हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो सरकार ने लॉकडाउन जो किया तो जल्दी में, थोड़ा प्लानिंग में मिस्टेक था, लेकिन लॉकडाउन ज़रूरी था। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो जो ये केस इंडिया में आज की तारीख में करीब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास जो केसेस अभी तक आए हैं इंडिया में, जो इन्फेक्शन हुआ है उन लोगों का, ये जो मैं कहूँगा नंबर्स थे ऑलमोस्ट 4 गुना से 5 गुना होते। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता था, 2 फेज़ में जो भी लॉकडाउन हुए नहीं होते थे, तो ये जो नंबर्स थे करीब 10 करोड़ के आसपास जाते थे, और करीब नहीं तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो जाती थी इसमें। तो ये मैं कहूँगा कि लॉकडाउन का फैसला सही था, और लोगों ने काफ़ी अफवाहें उड़ाई। अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए। अगर कोई भी अफवाह आपको व्हाट्सएप पे आती है, तो आपके जो भी फैमिली डॉक्टर हैं या कोई भी जानने वाले हैं जो कोई भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, दवाखाने में काम करते हैं, तो उनसे पूछ लीजिए आप। हर अफवाह पर यकीन करना ज़रूरी नहीं है, और हर व्हाट्सएप मैसेज सही भी नहीं होता मैं कहूँगा। और ये वैक्सीन को लेके भी लोगों में काफ़ी क्या कहूँगा डर है, खौफ है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, वैक्सीन जो है, जो अभी लास्ट कल तक जो रिपोर्ट आई थी, वो ये कहा गया कि वैक्सीन 70% तक सक्सेसफुल है। तो ये 70% भी बहुत ही अच्छा नंबर है मैं कहूँगा। बीमार होने से और कोरोना वायरस से कोई बीमार हो जाए और फिर किसी का इंतकाल हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो उससे अच्छा है कि ये वैक्सीन ही लेके आदमी देखे एक बार, क्योंकि 70% सक्सेस होने के चांसेस हैं इसके। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी हैदराबाद की जो कंपनी है भारत बायोटेक, जो कोवैक्सीन है,
और जो यूके की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो एस्ट्राजेनेका के साथ बनाई गई कोविशील्ड है, वो दोनों वैक्सीन भी इंशाल्लाह आगे कामयाब रहेंगी और हम लोगों को कोरोना वायरस से इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो निजात मिल जाएगा। तो इसका मतलब लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए? डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको कोई परेशानी है या बीमारी है पहले से काफ़ी सालों से, जिनको हम लोग मेडिकल लाइन में क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं, अगर क्रॉनिक डिजीज़ है आपको बीपी की या शुगर की, तो इस बात का एहतियात रखें और वैक्सीन अगर जब दी जाएगी तो आप मशवरा कर लें अपने डॉक्टर से, या जो वैक्सीन दे रहे हैं जो सेंटर से, वो लोग भी प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं आपको बताने के लिए कि अगर आपको कोई दिक्कत है, ये परेशानी है, तो वैक्सीन देना या नहीं देना या कैसे देना, वो वहीं लोग डिसाइड करेंगे। मिस्टर शुजा, क्या आप इस कोशिश में हमारे नाजरीन को क्या आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे, इससे बचने के तरीके और कैसे बचा जाए और कैसे हम घर में अपने सेफ़ रह सकते हैं, बाहर कैसे सेफ़ रह सकते हैं, क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, मैं तो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप घर में हैं तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है बाहर निकलिएगी तो मत निकलिए, लेकिन बहुत ज़रूरत है तो पूरा एहतियात करके निकलिए, मास्क पहन के निकलिए, सैनिटाइज़र जेब में रख लीजिए, हर आधे घंटे में किसी से मिले तो सैनिटाइज़र हाथ में लगाते रहिए और घर आके हमेशा हाथ मुंह धो के घर में एंट्री कीजिए और खाना पीना वक्त पे कीजिए और खाना अच्छा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाने की डाइट में बढ़ाइए, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या जो खाने हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उनको ज़्यादा खाइए, जिंक का इंटेक कीजिए, विटामिन सी और जिंक की जो टैबलेट्स होती हैं वो किसी भी फार्मेसी में आराम से मिल जाती है, बहुत ही सस्ते मिलती हैं, गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी लगा रखी है, वो आप लीजिए, डेली खाइए उनको। बाकी ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी फ़िलहाल लोग पब्लिक गैदरिंग में या फिर दावतों में जाना या ज़्यादा लोगों में उठना बैठना अवॉइड करें अभी ज़्यादा इस चीज़ के लिए। सरकार को इस पर भी ये जो नियम उन्होंने बनाया था कि शादियों में 100 से ज़्यादा लोग नहीं जाने चाहिए, तो ये फैसला उनका सही है? ये फैसला सही है। देखिए 50 लोग मैं कहूँगा बहुत हैं, अगर 50 लोग भी आ गए तो भी बहुत है, 100 तो बहुत ही बड़ी बात होगी, डबल हो गया बिल्कुल। 50 लोग किसी भी गैदरिंग में अगर हैं तो वो मैं कहूँगा बड़ी गैदरिंग ही है। तो जो सरकार ने जो उस पर रूलिंग बनाई थी कि 50 से ऊपर लोग नहीं चाहिए हमको किसी भी गैदरिंग में, वो सही रूलिंग थी। मिस्टर शुजा, आपने हमारे प्रोग्राम के ज़रिए हमारे नाजरीन को बहुत अच्छी और अहम इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मेरे थ्रू लोगों तक ये बात पहुँचाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम देख के बहुत से लोगों को काफ़ी नॉलेज भी आई होगी और लोग जो भी वहम है लोगों के दिलों में वो भी शायद काफ़ी हद तक मैंने दूर करने की कोशिश करी है और आगे भी कोशिश करता रहूँगा और आप भी कोशिश करते रहिए कि लोगों तक सही बात पहुँचती रहे।